तौर पर कार्यरत हूँ और साधारण 20 साल का अनुभव अभी तक हो चुका है और पढ़ाई जारी है। चंद्रपुर का होने के कारण बचपन से ही मैंने कुछ चीज़ें सुन रखी थी। धीरे-धीरे जैसे मैं पत्रकारिता में आया, तो और कुछ चीज़ें समझ में आने लगी, क्यूरियोसिटी और बढ़ती गई और कुछ जानने की कोशिश की। तो उस आधार पर, उस अध्ययन के तौर पर जितना अब तक जान पाया हूँ, वही आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूँगा। मेरी हिंदी अगर थोड़ी 19-20 होती है, तो कृपया समझ लें। तो आज जो विषय है, जैसे सबसे पहले तो मैं भोते सर, सोनी सर और भूमकाल संगठन के सभी लोगों का धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ, ताकि उन्होंने एक अच्छे विषय पर एक चर्चा का प्रयास किया है और मुझे उम्मीद है कि इस चर्चा में सम्मिलित सभी लोगों को ये काफ़ी पसंद भी आएगी और साथ ही में कई सारे तथ्य जानने के लिए भी मिलेंगे। साथ ही साथ अपना एक विचार इस पूरे इश्यू की तरफ देखने का वो विकसित भी होने के लिए मददगार ये सब चर्चा सत्र साबित होगा, ऐसी मुझे आशा है। अब आज का जो टॉपिक है उसमें मैं पत्रकार होने के नाते मीडिया पर बोलना ज़्यादा मुझसे अपेक्षित है, ऐसा भोते सर ने बताया। बट वहाँ तक के जाने के लिए मुझे ऐसा लगता है कि पहले हम थोड़ा-सा ब्रीफ में क्यों ना हो, कुछ चीज़ों की पृष्ठभूमि समझ लें। सबसे पहले तो मैं शुरुआत करूँगा 2 वक्तव्यों से। एक तो वक्तव्य है तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का, जिन्होंने कहा था कि सीपीआई माओइस्ट जो है, वो देश के लिए सबसे बड़ा आंतरिक सुरक्षा का खतरा है। दूसरा एक वक्तव्य जिसकी तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा, वो है कानू सान्याल का। कानू सान्याल, जिन्हें नक्सलबाड़ी के आंदोलन का को-फाउंडर माना जाता है, सह-प्रणेता माना जाता है। वो अब दुनिया में नहीं है, मगर उन्होंने उनके अंतिम वर्षों में ये कहा था कि वो अंग्रेजी में कोट करना चाहूँगा, माओइस्ट्स आर अनार्किस्ट कैरिकेचर ऑफ माओस टीचिंग्स। माओवादी जो है, वो माओ की जो भी सीख थी, उसके अनार्किस्ट, अराजकवादी कैरिकेचर्स है, ऐसा कानू सान्याल का कहना था। अब ये तो शुरुआत में जो 2 वक्तव्य मैंने बताए, एक तो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का और दूसरा कानू सान्याल का। अब ये दोनों स्टेटमेंट्स के साथ में शुरू करने का एक उद्देश्य ये है कि माओवादियों के बारे में भूमिका स्पष्ट हो। एक तो वो आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा है, ये प्रधानमंत्री जी का जो कहना था, वो, और दूसरा कानू सान्याल जो उस मूवमेंट से जुड़े हुए थे शुरुआती दौर में और को-फाउंडर थे, उनका असेसमेंट। अब ये दोनों होने के बाद में हम एक ब्रीफ सरसरी नज़र जो है, वो हम माओवादी कैसे बने, सीपीआई माओइस्ट तक कैसे आए, उसकी तरफ डालते हैं। आप सभी को ज्ञात है और इसके पहले भी शायद हो चुका होगा, बट एक ब्रीफली मैं बताना चाहता हूँ संक्षेप में कि 1962 की लड़ाई के बाद कम्युनिस्ट पार्टी जो थी भारत में, उसका विभाजन हुआ सीपीआई और सीपीएम में, और उसके बाद सीपीएम में जो है और भी विभाजन हुए। सीपीएम में जो और कट्टरवादी, अतिवादी गुट था, वो धीरे-धीरे अलग होता गया। अब उसमें सीपीएम जो है ये पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स से जुड़ा रहा, मगर बाद में माओइस्ट कम्युनिस्ट सेंटर जो है 1968 में बना। साथ ही बना एक ऑल इंडिया कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ रिवॉल्यूशनरीज, उसके बाद एपी रिवॉल्यूशनरीज कॉर्डन कमेटी, और उसके बाद ऑल इंडिया कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ रिवॉल्यूशनरीज जो बनी थी, उसका एक नया नाम आया सीपीआई माले या सीपीआई मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट। तो ये 1970 में हुआ। अब उसके बाद से और विभाजन हुए, क्योंकि नक्सलबाड़ी से जो आंदोलन शुरू हुआ, उसमें कई सारे लोग ऐसे थे कि जिनको अपना एक महत्व स्थापित करना था, अपना एक डोमिनेशन जिसको हम कहते हैं, वर्चस्व प्रस्थापित करना था। अब ये वर्चस्व की प्रस्थापना की लड़ाई में और डिविजन्स होते गए। अब उसमें से जैसे माओइस्ट कम्युनिस्ट सेंटर है, उसमें और कुछ बातें आई कि वेणु ग्रुप, लिया पिया ग्रुप, ये सब बने। फिर ऑल इंडिया कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ रिवॉल्यूशनरीज जो था, जो सीपीआई माले हुआ बाद में, तो उसमें भी और एक शर्मा गुट बना, एक जवाहर ग्रुप बना, फिर कानू सान्याल एक अलग ग्रुप बना करके हुए।
फिर एपी रिवॉल्यूशनरी कॉर्डन कमेटी जो थी उसमें पुल्ला रेड्डी ग्रुप बना, और ये सब अलग अलग ग्रुप्स तैयार होते गए। इधर सीपीआई माले का जो एक गुट था, यानी जो कानू सान्याल वाला नहीं था, दूसरा एक गुट था, उसमें और विभाजन हुआ 77-78 के आसपास, और आरओसी रेड फ्लैग एक बनी, और उसकी एक और विभाजित शाखा हुई पीडब्ल्यूजी केबी। अब पीडब्ल्यूजी केबी में और डिविजन्स हुए, और केबी गुट में से गणपति गुट अलग हो गया। अब गणपति गुट बाद में काफी सालों तक के एक्टिव रहा, और बाकी भी जो गुट थे फिर उसमें अलग अलग और विभाजन होता रहा, कोई जनशक्ति, कोई प्रजा प्रतिघटना, कोई प्रतिघटना, और ऐसे अलग अलग गुट तैयार हुए। अब ये सब गुट जो थे ये 2004 तक अलग अलग इसमें काम करते रहे, मगर सबसे बड़े तब दो ही गुट बचे हुए थे। एक पीडब्ल्यूजी या पीपल्स वॉर जिसको बोला जाने लगा, जिसमें गणपति थे, और दूसरा एक गुट था एमसीसी, माओइस्ट कम्युनिस्ट सेंटर, ये उत्तर भारत की ओर कार्यरत था। ये दोनों का भी सितंबर 2004 में मर्जर हुआ, और ये मर्जर कब हुआ, जब तत्कालीन आंध्र प्रदेश सरकार के साथ में इन लोगों ने एक पेशकश रखी थी कि हम सीज फायर करते हैं, और सीज फायर के दौरान चर्चा करते हैं। उस चर्चा के दौरान इन्होंने ओपनली मीटिंग्स ली, रीग्रुप किया, और एक प्रकार से हम देखें तो उसी दरमियान इन्होंने अपनी कॉन्स्टिट्यूशन या नई पार्टी का गठन और ये सब करने की कोशिश की, और उन्होंने सीपीआई माओवादी की स्थापना का ऐलान कर दिया। अब ये हुआ 2004 में। 2004 के बाद से आने वाले कुछ सालों में उन्होंने ऐसी गतिविधियां की, हिंसक गतिविधियां की, कई सारे निर्दोषों को मार दिया, पुलिस वालों पर अटैक तो उनकी आम बात हो गई थी। ये सब के चलते बाद में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को ये कहना पड़ा कि ये आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा है। अब ये हो गया इतिहास का पार्ट। अब इसमें हम एक चीज की तरफ और आते हैं कि जैसा ये इसका एक चाइनीज इन्फ्लुएंस वाला एलिमेंट भी बहुत इम्पोर्टेंट है। चाइनीज इन्फ्लुएंस नक्सलवाड़ी के आंदोलन पर हमेशा से रहा है। कई लोग ये बोलते हैं कि सीपीआई माओवादी होने के बाद में, यानी माओवादी ये शब्द आने के बाद में उन पर चाइनीज इन्फ्लुएंस होना शुरू हुआ, तो ये गलत है। अगर हम कोई ऐतिहासिक दस्तावेज देखें, जिसमें से एक है पीपल्स डेली नाम का एक पब्लिकेशन था, जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का तब की सेंट्रल कमेटी का पब्लिकेशन था, पीपल्स डेली। यानी कम्युनिस्ट पार्टी का जो भी से होता था, जो भी स्टैंड होता था अलग अलग विषयों पर, ये इस पत्रिका के थ्रू आगे आता था। तो पीपल्स डेली ने जुलाई 5, 1967 में एक आर्टिकल कैरी किया था। उसका टाइटल था स्प्रिंग थंडर ओवर इंडिया। अब उस आर्टिकल में वो क्या बोलते हैं, तो ये सिर्फ मैं आपको उन्हीं के वाक्यों में पढ़कर सुनाता हूँ। उन्होंने माओ की टीचिंग का एक उदाहरण प्रस्तुत किया था, कोट लिया था उसमें। द सीजर ऑफ पावर बाय आर्म फोर्स, द सेटलमेंट ऑफ द इशू बाय वॉर इज द सेंट्रल टास्क एंड द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ रिवॉल्यूशन। मतलब हिंसा जो है, ये नक्सलवाड़ी का आंदोलन हो या अभी जो हम जिसको माओवादी बोलते हैं, वो नक्सलवाड़ी से शुरू होकर के सीपीआई माओवादी तक जो आया है, ये इनका निहित भाव रहा है। और माओ ने क्या कहा है, ये स्पष्ट करने का पीपल्स डेली के उस आर्टिकल में उन्होंने ये बताया था कि भारत में अगर सरकार बदलनी है या क्रांति लानी है, तो ये माओ के टीचिंग्स के आधार पर ही हो सकता है। और उन्होंने, यानी तत्कालीन चीन ने, जिसके शासक माओ थे, तो माओ ने इनको मदद का आश्वासन भी दिया था। अब ये आश्वासन देने के साथ साथ और भी एक है इन्फ्लुएंस का पार्ट, कि 1970 में कानू सान्याल, खुदोन मलिक, खोकन मुजुमदार, दीपक बिस्वास और सौरीन बोस, ये सब लोग नेपाल से होकर तिब्बत मार्ग से चीन गए थे। और चीन में वो पिकिंग में, यानी जिसको आज हम बीजिंग कहते हैं, वहां पर वो माओ से मिले। और सिर्फ माओ से ही नहीं, तो तत्कालीन चीन के जो प्रधानमंत्री थे चाउ एन लाई, उनसे भी मिले, और उनके आर्म फोर्सेस के कमांडर इन चीफ से भी मिले। ऐसा इन्हीं के एक आदमी खुदोन मलिक जो है, ये इन 5 लोगों में से खुदोन मलिक जीवित थे तब। उन्होंने द वीक मैगजीन को 2016 में जो एक साक्षात्कार दिया था, इंटरव्यू दिया था, उसमें उन्होंने बताया था। और साथ ही में मलिक ने ये भी बताया था कि ये लोग 3 महीना तक
चीन में रुके हुए थे और वहां पर उनको प्रॉपर आर्म्स ट्रेनिंग, शस्त्रास्त्र की ट्रेनिंग भी, प्रशिक्षण भी दिया गया था। अब उसके बाद उनमें से एक और आदमी थे खोकन मुजुमदार, उन्होंने भी इस पत्रिका को बताया था, ये द वीक पत्रिका को 2016 में, कि माओ ने हर तरह का सपोर्ट देने का आश्वासन भी इनको दिया था ताकि भारत को एक सच्चे कम्युनिस्ट स्टेट में, सच्चे कम्युनिस्ट राष्ट्र में बदला जा सके। अब उसके बाद धीरे धीरे कुछ ऐसी इनमें आपसी मनमुटाव आया कि कानू सान्याल और चारू मजूमदार ये दोनों अलग अलग हो गए। सान्याल जो थे वो मुजुमदार पर टीका टिप्पणी करते थे, जो मुजुमदार और उनके गुट के लोगों को पसंद नहीं आया, और ये इतना आगे बढ़ गया इनका वैमनस्य कि आगे जाकर जो अभी सीपीआई माओवादी जब बनी 2004 में, तो उनके जो कॉन्स्टिट्यूशन और हिस्ट्री और ये सब उसके डॉक्यूमेंट्स बने, तो उसमें कानू सान्याल का नाम कहीं नहीं है। कानू सान्याल का नाम उन्होंने रिप्लेस कर दिया केसी नाम से, केसी यानी कन्हई चटर्जी, जो माओइस्ट कम्युनिस्ट सेंटर के स्थापकों में से थे। अब ये जो संस्थापकों में से थे, कन्हई चटर्जी जिनका नाम आ गया है, चारू मजूमदार के साथ उनका नाम लिया जाता है, माओवादी लेते हैं, तो कन्हई चटर्जी जो थे, इन्होंने भी क्या बोला है, इन्होंने या जिसको हम बुकलेट भी कह सकते हैं, पुस्तिका छोटी सी, उसका टाइटल था आउटलाइन ऑफ ए स्ट्रेटेजिक एंड टैक्टिकल लाइन फॉर इंडियन रिवॉल्यूशन। अब इसमें उन्होंने लेनिन, स्टालिन, माओ और ये सब की जो भी इन सब से इनका एक वैचारिक नाता था, उस पर से उन्होंने कुछ उनके लेखों में से भी अंश लिया था। अब उस अंश में इन्होंने कहा था, बहुत स्पष्ट है, अंग्रेजी में ही लिखा था, अंग्रेजी में ही मैं पढ़कर सुनाता हूँ। The path of the new democratic revolution of India is the path of the great Chinese revolution. So इस पर से ये सब चीजें स्पष्ट है कि चीन से इस संबंधी, जिसको मूवमेंट भी कहा जा सकता है और कुछ लोग बोलते हैं कि ये माओवादी टेररिस्ट है, सो ये आतंकी मूवमेंट जिसको हम कह सकते हैं, इसका चीन से काफी पुराने समय से नाता रहा है, वैचारिक तौर पर भी और बाद में टैक्टिकल फ्रंट पे भी। और जैसा कि पहले मैंने बताया आपको कि इन्हीं के जो लोग माओ से मिलने गए थे, उसमें से एक ने कहा था कि उनको शस्त्रास्त्र का प्रशिक्षण भी उस वक्त चीन में मिला था। अब ये सब की पार्श्वभूमि में हाल फिलहाल जो भी नेपाल में हुआ, फिर नेपाल और भारत के संबंधों में जो भी मनमुटाव आया, फिर नेपाल में जो चाइनीज लोगों ने कम्युनिस्ट या कल्चरल सेंटर्स जो बना के रखे थे, कल्चरल सेंटर्स जो थे भारत की सीमा, भारत नेपाल सीमा से बहुत नजदीक थे, सटे हुए थे, उसमें से कुछ लोगों की अरेस्ट हुई वगैरह, ये सब काफी सारी चीजें हैं जिसके आधार पर काफी सारे इंडिपेंडेंट रिसर्चर्स ने माओवादियों को चाइना के प्रॉक्सी सोल्जर्स भी बोला है, भारत के माओवादियों को चाइना के प्रॉक्सी सोल्जर्स भी बोला है। अब इसमें आगे जाते हैं हम, चीन के साथ में संबंध सिर्फ इसी लेवल पे था ऐसा नहीं है, तो धीरे धीरे उन्होंने चीन में जो कल्चरल रिवॉल्यूशन हुआ था, माओ की जो सांस्कृतिक क्रांति जिसे कहा जाता है, सांस्कृतिक क्रांति, तो वो ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चरल रिवॉल्यूशन ऐसा भी ये लोग रेफर करते हैं, जीपीसीआर। तो जीपीसीआर के वक्त क्या हुआ था चीन में, तो माओ ने पुराना सब कुछ तहस नहस करने की कोशिश की और जिसमें वो बहुत हद तक के सक्सेसफुल रहा। अब उसी आधार पर वहां से सीख लेकर के भारतीय जो सभ्यता है, संस्कृति है, इसके कल्चरल बल स्थानों पर अटैक करने के लिए माओवादी या उनके जो भी सिंपथाइजर्स है, ये लोग हमेशा कार्यरत रहते हैं और वो हमेशा कल्चरल रिवॉल्यूशन को, चाइनीज कल्चरल रिवॉल्यूशन को सेलिब्रेट भी करते हैं, साथ ही उसमें से कुछ मॉडल ये प्रैक्टिस में लाने की कोशिश करते हैं। अब उसमें से क्या होता है कि जैसे इनका एक डॉक्यूमेंट अभी मार्च 2016 में आया था, सीपीआई माओवादी, तो उसमें उन्होंने कल्चरल रिवॉल्यूशन की 50वीं सालगिरह मनाने के हिसाब से खुद के कार्डर्स को कुछ सूचनाएं दी थी। अब उस सूचनाओं के दरमियान उन्होंने एक ऑब्जर्वेशन, एक निरीक्षण भी उसमें रखा था। उस निरीक्षण को ही मैं पढ़ के सुनाता हूँ कि चाइनीज रिवॉल्यूशन रीइंफोर्स्ड माओस टीचिंग दैट मेनी कल्चरल रिवॉल्यूशंस विल बी नेसेसरी ऑन द पाथ टू कम्युनिज्म बाय बिल्डिंग एंड कंसोलिडेटिंग सोशलिज्म। यानी कम्युनिज्म तक के ले जाने के लिए कोई भी समाज में या राष्ट्र में बहुत सारे कल्चरल रिवॉल्यूशंस लाने पड़ेंगे। तो जैसा मैंने पहले बताया कि ये एक और पुष्टि देता है उस बात को कि ये माओवादी या उनके सिंपथाइजर्स जो है,
संस्कृति या सभ्यता पर जो बीच बीच में अटैक करते रहते हैं, तो उनका उद्देश्य क्या है। अब वो भी चीन से आई हुई एक टैक्टिक है। चलिए अब इसके और आगे हम जाते हैं कि जैसा माओवादी हमेशा कहते हैं कि डेमोक्रेटिक सेटअप है, हम कल्चरल आइडेंटिटीज जो है वो सहेजने के लिए काम करते हैं वगैरह वगैरह सब। मगर इन्हीं के एक बहुत सीनियर नेता थे सब्यसाची पांडा, ओडिशा के लोग काफी अच्छे से जानते होंगे और इसके बारे में काफी चर्चा वगैरह भी हुई थी, उसको काफी जगह छपकर भी आया था। तो सब्यसाची पांडा ने इंटरनल इनके इशू हाईलाइट किए थे और उस पर में एक पत्र माओवादियों के लीडरशिप को भी भेजा था। अब उसमें उन्होंने ऑटोक्रेटिक स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग पे बहुत टीका टिप्पणी की। साथ ही उन्होंने ये बताया कि यहाँ पे फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज भी है, करप्शन भी है, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन भी है और साथ ही में इसमें डेमोक्रेसी या कल्चरल ये कहीं नहीं है। अब उसमें उन्होंने कुछ चीजें बताई थी, तो एक दो चीजें सिर्फ बताता हूँ आपको कि उन्होंने एक ऑब्जर्वेशन किया था ये सब के आधार पर कि आई थिंक डूइंग एनी वर्क फॉर सो कॉल्ड रिवॉल्यूशन अंडर एन अनडेमोक्रेटिक पार्टी, देखिए उनका शब्द प्रयोग, मीन्स डूइंग अनदर क्राइम, गुनाह है किसके खिलाफ, अगेंस्ट पीपल एंड सोसाइटी। ऐसा सब्यसाची पांडा ने माओइस्ट लीडर्स को भेजे हुए एक पत्र में बताया। अब उसमें उन्होंने माओवादियों का जो हमेशा का एक कहना रहता है, उनके सिंपथाइजर जो बोलते हैं कि माओवादियों के कारण आदिवासी संस्कृति जीवित है वगैरह, तो उस पर सब्यसाची पांडा ने, जो खुद माओवादियों के फोल्ड में काम करते थे, उन्होंने क्या ऑब्जर्वेशन दिया था। उन्होंने बताया था कि द मेन प्रॉब्लम इज द गन होल्डर कमांडर्स आर नॉट टॉलरेटिंग, सहन नहीं करते, आर नॉट टॉलरेटिंग लोकल ट्राइबल पीपल्स असर्शन, यानी लोकल जो आदिवासी इन्होंने भर्ती करके रखे थे, तो ये लोगों को वो से देते ही नहीं है, उनको कभी लीडरशिप में ना बढ़ावा देते हैं ना कुछ, उनको फूड सोल्जर करके इस्तेमाल करते हैं। साथ ही में उन्होंने एक और वक्तव्य किया था कि यू आर डिस्ट्रॉइंग ट्राइबल कल्चर फॉर योर सेल्फिशनेस, यानी इन्होंने ये माओवादी नेताओं को कहा था कि आप लोग आदिवासी संस्कृति को नष्ट कर रहे हैं खुद के स्वार्थ के लिए। अब ये ट्राइबल कल्चर पे हुए कमेंट, उसके बाद में उन्होंने एक और इंटरेस्टिंग बात ये कही थी कि जब से सीपीआई माओवादी बनी है तब से तेलुगु स्पीकिंग कैडर्स का इसमें डोमिनेशन रहा है, यानी लीडरशिप जो है वो मोस्टली तेलुगु स्पीकिंग रही है। यानी अगर उड़ीसा में काम करते हैं तो वहाँ के लोकल्स को, या छत्तीसगढ़ में काम करते हैं तो वहाँ के आदिवासियों को, या झारखंड में काम करते हैं वहाँ के लोगों को, इनको लोकल लीडरशिप में बहुत ऊंचा स्थान कभी नहीं दिया। और उसमें उन्होंने एक मीटिंग का भी जिक्र किया है, उसमें वो बताते हैं, सव्यसाची पांडा बताते हैं, आउटसाइड द मीटिंग, यानी जो एक मीटिंग उनकी इंटरनल होती है उसके अलावा एक और मीटिंग होती थी, किसकी, तेलुगु लीडर्स एंड कैडर्स हैव देयर सेपरेट मीटिंग, उनकी अलग मीटिंग होती है, एंड प्लान टू इम्पोज देयर रॉन्ग आइडियाज ऑन अदर्स, और वो प्लान करते हैं खुद की गलत धारणाएं औरों पर थोपने का। यानी माओवादियों में जो डेमोक्रेसी और कल्चर और ये जो न्यू डेमोक्रेटिक रिवॉल्यूशन लाने की बात करते हैं, तो उनके भीतर ही, उनके संगठन में ही डेमोक्रेसी नहीं है, या उसको ये कैसे नष्ट करने की कोशिश करते हैं, नष्ट करने में लगे रहते हैं, ये उन्हीं के एक आदमी ने खुद बताया है। अब बाकी बहुत सारी चीजें हैं, उसमें मैं जाऊंगा नहीं। अब धीरे धीरे हम आते हैं आगे की तरफ कि जैसे वो बाकी संस्कृति में जो अटैक करना चाहते हैं, तो एक बात मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि माओवादी जो है वो मल्टी फ्रंट अटैक करते हैं, और वो कोई भी जगह पर दो गुट पहले आइडेंटिफाई करते हैं, उसमें झगड़ा लगाने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर मेल एंड विमेन, ये एक गुट हो गया, तो वो बताते हैं कि भाई जिसको हम कहेंगे कि पितृसत्ताक पद्धति है और महिलाओं पर अत्याचार होते हैं, तो दोनों में एक फूट डालने की कोशिश करते हैं, धीरे धीरे उसका रेडिकलाइजेशन करते हैं। वैसे ही वो स्टूडेंट मूवमेंट में आते हैं, वैसे ही वो अमीर गरीब वाले इसमें आते हैं, वैसे इंडस्ट्रियल वर्कर्स इसमें भी जाते हैं, तो अलग अलग गुट बना करके वो काम करते हैं। हाल फिलहाल में कल्चरल रिवॉल्यूशन की 50वीं सालगिरह उन लोगों ने आपस में जो सेलिब्रेट की, उसके बाद से उन्होंने एक नया तरीका अपनाया है कि भारत में जो भारतीय मूल के जो सबसे दो इम्पोर्टेंट सांस्कृतिक धरोहर है, उन दोनों को आपस में भिड़ाने का, उनको भिड़ाते हैं तो उसमें रेडिकलाइजेशन करते हैं, एक गुट को दूसरे के खिलाफ भड़काना, हमारे कल्चरल से एक एक्स कल्चरल सिंबल को दूसरे कल्चरल सिंबल पर लादने की कोशिश करना या रिप्लेसमेंट के तौर पर ट्रीट करना। भारतीय सभ्यता में हमेशा से यह रहा है कि अलग अलग विचार प्रवाह रहे,
वो आपस में मिलजुल करके रहते हैं, एक दूसरे के डिफरेंस होने के बावजूद भी वो आपस में वो डिफरेंसेस को सुलझाने की कोशिश करते हैं। कुछ प्रैक्टिसेस एक गुट बदलता है, कुछ प्रैक्टिसेस दूसरा गुट बदलता है, विचार प्रवाह में धीरे-धीरे मत परिवर्तन भी आता है। मगर इनको चाहिए कि वो रेडिकलाइजेशन करना है और इसीलिए वो रिप्लेसमेंट की बात करते हैं, अकोमोडेशन की नहीं। अब उसमें उन्होंने कई सारे सांस्कृतिक धरोहरों के साथ में ही हमारे महापुरुषों को भी नहीं बख्शा है। अब ये सब जो पार्श्वभूमि एक्सप्लेन करने के बाद में अब मैं आगे आता हूँ कि वो कैसे फॉल्स नैरेटिव्स तैयार करने की कोशिश करते हैं, और माओवादी उनके डॉक्यूमेंट में तो करते हैं मगर वो उनका इंटरनल डॉक्यूमेंट रहता है। मगर उनके जो सिंपथाइजर्स है या उनके जो सपोर्टर्स है वो समाज में अलग अलग क्षेत्रों में कार्यरत है, जो माओवादी खुद को कहते नहीं है मगर माओवादियों की बातों का या तो समर्थन करते हैं या तो उनके विचारधारा का प्रचार और प्रसार करने में जुटे हुए रहते हैं। और वो कैसे करते हैं, वो फॉल्स नैरेटिव्स तैयार करके कुछ झूठा नैरेटिव बनाते हैं। जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल बताया कि दो सांस्कृतिक धरोहरों को आपस में भिड़ाना, दो गुटों को आपस में भिड़ाना, फिर धीरे-धीरे उसका नैरेटिव तैयार करना, वो नैरेटिव को और कॉन्क्रीटाइज़ करना, और धीरे-धीरे उस कॉन्क्रीटाइज़ेशन को आगे बढ़ाते हुए वो बोलते हैं कि भई अभी तो रिप्लेस ही करना पड़ेगा, यानी लड़ना ही पड़ेगा। और वो लड़ने का पहले जैसे मैंने माओ का वक्तव्य कोट किया उन्हीं के पीपल्स डेली में छपे हुए इसमें से, कि सेटलमेंट ऑफ द इश्यू बाय वॉर, यानी उनको हिंसा ही चाहिए, आखिर वो हिंसा तक ले जाने की कोशिश करते हैं कि ऐसे डिविजन्स तैयार करके। अब ये फॉल्स नैरेटिव्स का संबंध कहाँ आता है कि फॉल्स नैरेटिव्स में वो इतनी स्मार्टली कुछ-कुछ चीज़ें करते हैं। जैसे अगर हम देखें तो हमारे स्वतंत्रता संग्राम के क्रांतिकारी, हम उनको क्रांतिकारी बोलते हैं, जैसे सुखदेव, भगत सिंह, राजगुरु और ये सब लोग। तो उन्होंने उस वक़्त आर्म्ड स्ट्रगल को सपोर्ट किया था एक विशिष्ट विचार के तहत, और जो परकीय शक्तियाँ थी उनके खिलाफ। उन्होंने कभी ये नहीं बोला था कि अपने देश में के लोगों को मारो। मगर आज माओवादी जो है वो उनके कैडर्स को, यानी माओवादी संगठन और इन सब पे बंदी है। भारत की स्वतंत्र सरकार है, उन्होंने उस पर बैन डाल करके रखा है माओवादी और उनके संगठनों पर। मगर उनके संगठनों के सदस्य या ऐसे कुछ लोग होते हैं कि जो आतंकी गतिविधियों में लिप्त होते हैं और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होती है, जब मरते हैं तो ये उसको बोलते हैं कि ये क्रांतिकारी थे। अब क्रांतिकारियों की संज्ञा इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में हम लोग जिस परिप्रेक्ष्य में, जिस कॉन्टेक्स्ट में हम उसको कोट करते थे और आज वो जो कॉन्टेक्स्ट में कर रहे हैं, ये अलग है। तो धीरे-धीरे ये संज्ञाओं का कन्फ्यूजन तैयार करते हैं, फॉल्स नैरेटिव्स बिल्ड करते हुए, वो शब्द इस्तेमाल करते जाते हैं। अब उसके साथ ही में जो है, वो बोलते हैं कि ये जनता के योद्धा है, पीपल्स वॉरियर्स है। खुद के कैडर्स को बोलते हैं पीपल्स वॉरियर्स। मगर जो उनको विरोध करता है, उसको वो बोलते हैं रिविजनिस्ट, सुधारवादी। यानी सुधार करना मानो कोई गलत ये हो गया, बट वो उसको रिविजनिस्ट बोलते हैं। तो धीरे-धीरे वो केयरफुली ये सब चीज़ें प्लांट करते हैं, वर्ड्स और स्लोगन्स, और धीरे-धीरे, धीरे-धीरे पब्लिक डिस्कोर्स में लाते हैं। कई बार ये होता है कि इनके सिम्पैथाइज़र्स या इनके सपोर्टर्स इस तरीके के प्लेटफ़ॉर्म्स का इस्तेमाल करते हैं कि जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक के वो बात पहुँचे, वो शब्द बार-बार, बार-बार दोहराते हैं। होता ये है कि उसका परिणाम अगर वो टीवी या चैनल या यूट्यूब या वीडियोज़ के माध्यम से देखते हैं, तो सामान्य आदमी पर भी होता है, धीरे-धीरे वो भी वही शब्द इस्तेमाल करने लगता है। यहाँ हम आते हैं मीडिया की तरफ। मीडिया मतलब सिर्फ़ और सिर्फ़ न्यूज़पेपर या सिर्फ़ रेडियो या सिर्फ़ टेलीविज़न नहीं होकर के, आज जिसके पास मोबाइल है, वो एक तरह से मीडिया कर्मी हो गया है। आजकल नई कंसेप्ट भी आ गई है, मोजो, मोबाइल जर्नलिस्ट। आपने देखा होगा कि क्योंकि मोबाइल में क्या है, कैमरा है, आप फ़ोटो खींच सकते हैं, आप वीडियो शूट कर सकते हैं, उसमें वॉइस क्वालिटी और पिक्चर क्वालिटी, अभी हम लोग भी मोबाइल पर ही शूट कर रहे हैं, तो आप देख सकते हैं। तो इतना सारा उसमें बदलाव आ गया है। तो ये टेक्नोलॉजी की वजह से आजकल जिस किसी के भी पास में मोबाइल है, वो खुद एक मीडिया कर्मी के तौर पर काम कर सकता है, और उसको प्लेटफ़ॉर्म टेलीविज़न चैनल में उसने देना चाहिए, ये भी ज़रूरी नहीं है। कई बार तो ये होता है कि आजकल सोशल मीडिया पे आया हुआ एक आधा वीडियो अगर वो ऑथेंटिक है, तो न्यूज़ चैनल वाले भी इस्तेमाल कर लेते हैं, न्यूज़ एजेंसीज़ भी इस्तेमाल करती है। कोई अगर अच्छा फ़ोटो आया है, कोई निकाल कर के एक XYZ घटना का सोशल मीडिया पे पोस्ट करता है, तो न्यूज़पेपर्स भी परमिशन लेकर के उस सोशल मीडिया पे आए हुए किसी और ने, जो उनका स्टाफर नहीं है, उसने खींची हुई फ़ोटो को भी इस्तेमाल करते हैं। तो मीडिया में आजकल बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं, रेडियो, टेलीविज़न, न्यूज़पेपर्स वगैरह सब। अब हम इसमें कुछ चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग सी है, तो वो सिर्फ़ आपको बताना चाहूँगा।
अब नक्सलबाड़ी का आंदोलन जब था, तब 1967 से वो शुरू हुआ और साधारणतः आने वाले कुछ सालों तक के काफ़ी उसकी हवा रही। तब पश्चिम बंगाल सरकार ने बाद में जो भी उनके खिलाफ कार्रवाई की वगैरह, वो एक और विषय हो जाएगा, बट उसमें ना जाते हुए साधारण अगर हम एक एक पेपर लिखा था, रॉबिन जेफरी नामक रिसर्चर है, उन्होंने इंस्टीट्यूट ऑफ साउथ एशियन स्टडीज के लिए, तो उस पेपर में उन्होंने कुछ इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशंस रिकॉर्ड किए हैं। उसमें से एक है कि 1968 से 74 तक का जो कालखंड था, जिसमें नक्सलबाड़ी का आंदोलन काफी चरम पर था, तो उस दरमियान भारत की अगर हम बात करें तो टीवी बहुत ही कम था, यानी नॉन एग्जिस्टेंट बोल दिए तो चले। रेडियो भरपूर था, मगर रेडियो पर भी तत्कालीन सरकार और बाकी सब लोगों का एक अच्छा खासा कंट्रोल था, रेगुलेशन था। और न्यूज़पेपर्स जो थे वो साधारण 90 लाख के आसपास हर दिन पूरे देश भर में बिकते थे या लोगों तक जाते थे। और ये उस वक्त का पॉपुलेशन का जो अंदाज था, वो साधारण, उसके हिसाब से अगर हम न्यूज़पेपर्स का प्रोपोर्शन निकाले तो साधारण 60 लोगों के लिए एक अखबार था। अब हम आते हैं 2010 के तक। 2010 तक के क्या हो गया कि काफी सारी टेक्नोलॉजी बदल गई। माओवादी जो थे, तो वो सीपीआई माओवादी एक गुट में, यानी नक्सली, फिर मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट, ऐसा करके वो माओवादी जब तक बने, उसके बाद कुछ साल बाद मोबाइल की टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ गई। और 2010 में क्या हुआ कि साधारणतः उस वक्त के एस्टिमेट के अनुसार भारत में 580 मिलियन सेलफोन्स थे। 580। रेडियो के प्राइवेट स्टेशन जो थे वो बनना शुरू हो गए थे। प्राइवेट स्टेशंस ने ऑपरेट करना शुरू कर दिया था, गाने भी बजाते थे, साथ में बीच बीच में न्यूज भी देते थे। और साधारणतः अगर हम एक अंदाज लगाए तो आधी आबादी के पास कम से कम टेलीविजन या उसको एक्सेस जरूर था। उसके अलावा क्या था कि उस वक्त की अगर हम न्यूज़पेपर्स की संख्या की तुलना करें, जो 1968 से 74 के बीच में हमने किया था, तो उसकी तुलना में 2010 में साधारणतः 100 मिलियन न्यूज़पेपर्स थे भारत में। 100 मिलियन न्यूज़पेपर्स की कॉपियां जाती थी लोगों तक। और इसका रेशो जो 1968 से 74 के बीच में 60 लोगों के लिए एक अखबार हुआ करता था, एक कॉपी हुई करती थी, तो अब वो 2010 में प्रमाण आ गया था 11 लोगों के लिए एक कॉपी। तो यानी कितना मीडिया का रीच बढ़ गया। अब मीडिया का रीच बढ़ने के बाद में ऑब्वियस है कि कोई भी गुट हो वो मीडिया में से लोगों तक के, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने का मौका ढूंढेगा। तो माओवादी भी ढूंढते हैं, सरकार भी ढूंढती है, सिक्योरिटी फोर्सेस भी ढूंढते हैं, समाज सेवक भी ढूंढते हैं, सामाजिक संगठन भी ढूंढते हैं, एकेडमिक्स भी ढूंढते हैं, हर कोई मीडिया के थ्रू अपनी बात पहुंचाने के लिए और अधिक एक्टिव हो गया है। फिर वो मीडिया का फंक्शनिंग समझने लगे, मीडिया में कुछ लेख लिखने लगे, ओपिनियन पे ज्यादा फोकस किया जाने लगा, खबरें जो आती थी उस पर पत्र लिखना और शुरू हो गया। और साथ ही साथ इसी दौरान मीडिया जो था वो ट्रेडिशनल भी नहीं रहा, वो नया मीडिया भी आ गया, डिजिटल मीडिया भी आ गया, सोशल मीडिया भी आ गया। साथ ही अखबार की अगर हम बात करें तो अखबारों की अपनी अपनी वेबसाइट बनी, वेबसाइट पर जिसपे लोग अपनी खुद की टीका टिप्पणी भी डाल सकते थे। खबरों के नीचे तुरंत फीडबैक भी आपको दिख सकता है। यहाँ तक क्या आ गया, तो धीरे धीरे उस पर लाइक्स वाला एक और फॉर्मूला आ गया कि फेसबुक पेज है या ट्विटर है तो उसमें लाइक्स है, रिट्वीट्स है, ये सब चीजें भी, शेयर्स वगैरह भी आने लगे। तो इस सब के चलते कि मीडिया का प्रेजेंस जो था उसके थ्रू हमारी बात मैग्नीफाई की जा सकती है, हर एक को लगा। अब माओवादियों को भी लगा, जैसे मैंने पहले कुछ बात कही कि संज्ञा वो खास करके अलग अलग इस्तेमाल करने लगे। तो उसमें से एक संज्ञा जो थी रॉबिन जेफरी का, जो मैं आर्टिकल बता रहा था, उसमें उन्होंने इस संज्ञा के बारे में अच्छा निरीक्षण रिकॉर्ड किया है। उन्होंने कहा कि माओइस्ट ये शब्द जो है ये मीडिया के थ्रू पब्लिक ओपिनियन को इन्फ्लुएंस करने का साधन बना। अब अगर हम माओवादियों का इतिहास देखें तो माओ से तुम थॉट ये शब्द प्रयोग इस्तेमाल करना या माओइज्म ये शब्द प्रयोग इस्तेमाल करना, इस पे उन्होंने करीबन 5-6 साल डिस्कशन किया। ऐसे उन्हीं के रिकॉर्ड पे से आगे आया है। अब वो डिस्कशन क्यों किया, तो ये रॉबिन जेफरी के आर्टिकल में उन्होंने जो ऑब्जर्वेशन दिया है उसकी एक लिंक लगा सकते हैं। इन्होंने बताया कि माओइस्ट ये शब्द का प्रयोग जो है वो दोनों साइड के लिए सहूलियत वाला है। कैसे? माओवादियों के लिए सहूलियत वाला ऐसा है कि वो उसमें से ये प्रतीत करना चाहते हैं या ये ध्वनित करना चाहते हैं, लोगों तक ये मैसेज देना चाहते हैं कि माओ ने जैसे जो किसान और उस वक्त का सर्वहारा समाज था चीन का, उनको इकट्ठा करके कैसे लोगों की मूवमेंट बनाई और वहां पर एक शासन लाकर दिखाया।
यानी लोगों को जोड़ने वाला फैक्टर करके वो माओ को या उसके थॉट को प्रोजेक्ट करना चाहते थे, इसलिए उनके लिए माओइस्ट या माओइज्म ये शब्द प्रयोग काफी सहूलियत वाला था। साथ ही गवर्नमेंट या सिक्योरिटी फोर्सेस या जो लोग माओवादियों की हिंसा के विरोध में बात करते हैं, उनके लिए भी ये शब्द को इस्तेमाल करना आसान था उनकी खुद की बात पहुंचाने के लिए। अब वो कैसे, जरा विरोधाभास लगेगा मगर ऑब्जर्वेशन सही है कि माओवाद ये मूलतः ऐसी विचारधारा ध्वनित करता है, ऐसी विचारधारा का प्रतीक है कि जो भारतीय नहीं है, अभारतीय है, विदेशी है, और खास करके जो चीन से आई है। और चीन से आई हुई विचारधारा के बारे में भारत में आज भी काफी रिजर्वेशंस है सामान्य आदमी के मन में भी। क्यों? क्योंकि 1962 में चीन ने जो किया था वो गलत था। 1962 के बाद से लेकर तो आज तक, यानी अभी हाल फिलहाल में जो गलवान घाटी की घटना हुई तब तक के लोगों के मन में चीन के प्रति, सामान्य लोगों के मन में रोष ही व्याप्त है। तो माओइज्म ये माओवादी या उनके समर्थकों के लिए कुछ और चीज दर्शाने के लिए काम में आता है, मगर माओइज्म जो भारतीय लोग है, सामान्य आदमी है, या जो माओवादी हिंसा के खिलाफ है, उनके लिए ये एक अलग कॉन्टेक्स्ट लेकर के आता है, मगर दोनों के लिए शब्द सेम है। अब ये ऐसी संज्ञाएं मीडिया के थ्रू पॉपुलराइज करते हैं। अब उसमें काफी सारी और भी बातें हैं जो हम कर सकते हैं। अगर एक एक संज्ञा लेकर के बैठे तो समय काफी हो जाएगा, तो हम उसमें न जाते हुए और कुछ चीजों की तरफ मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। मीडिया और नक्सल एक्टिविटीज का कवरेज जो है उसमें और कुछ चीजें है कि जैसे प्राइवेट या सैटेलाइट चैनल्स जो जैसे जैसे बढ़ने लगे, तो उसके थ्रू हुआ ये कि पहले अखबारों में खबर आती थी और कभी कभार या जैसे जैसे समय की मांग हो वैसे वैसे अलग अलग विषयों पर ओपिनियन आते थे, पत्र आते थे। मगर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आने से क्या हो गया कि ये डिस्कशन या डिबेट चैनल पे जो लाइव होता है ये रोजमर्रा की बात होगी। अब उसमें हुआ ये कि डिस्कशन के लिए अलग अलग विचारधारा के लोगों को बुलाना, फिर एक आदमी दूसरे को क्रॉस करता है, दूसरा तीसरे को क्रॉस करता है, फिर कोई एक न्यूट्रल आदमी को बुलाना, पत्रकारों को बुलाना, और इन सब में से कुछ सार निकलता है या नहीं इसके बारे में तो खैर वो टिप्पणी करना उचित नहीं रहेगा। बट ये डिस्कशन जो है वो डेली होने लगा और धीरे धीरे ओपिनियंस ये फैक्ट को टेक ओवर करने लग गए। ओपिनियंस, इंटरप्रिटेशन, और आप देखते हैं काफी सारे खबरों में कोई भी राजनीतिक या कोई और हलचल होती है तो साधारणतः इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे ये होता है कि एक साइड का मत क्या है, फिर दूसरे साइड की तरफ वो जाते हैं और बोलते हैं कि इन्होंने ऐसा कहा, आपका क्या कहना है। तो वक्तव्यबाजी पे ज्यादा जोर है। वक्तव्यबाजी बेसिकली किस चीज को दर्शाता है कि अपनी अपनी विचारधारा कोई रख देता है, मगर इसमें जो फैक्ट है, सिर्फ प्लेन फैक्ट, ये सिर्फ और सिर्फ खबरों में आती है। मगर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या सैटेलाइट टेलीविजन चैनल्स, और अभी तो यूट्यूब पे तो आपको कोई एक विशिष्ट चैनल की जरूरत नहीं है, आप मैं कोई भी बना सकता है और उसके थ्रू ओपिनियन इन्फ्लुएंस करने का एक नया दौर शुरू हो गया है। उसमें कई सारी चीजें फैक्ट्स भी होती है, कई सारी चीजें फैक्ट्स के तौर पे नहीं भी होती है, वो सिर्फ और सिर्फ ओपिनियन होती है। तो वो इन्फ्लुएंस करने की कोशिशें धीरे धीरे और बढ़ चुकी है। अब अगर इसमें हम कुछ और चीजें देखें तो ऐसा है कि इसके अगर हम देखें तो उसको आइडियोलॉजिकल इफेक्ट्स, तो मीडिया की स्पेस का इस्तेमाल आइडियोलॉजिकल इफेक्ट्स अचीव करने के लिए ज्यादा होने लगा है, ऐसा मैं कहूँगा। और ये आइडियोलॉजिकल इफेक्ट का परिणाम कैसा होता है, या तो कुछ लोग उस विचारधारा के प्रति उसको किस तरीके से रखा गया है या उनके सिंपैथाइजर्स, माओवादियों के सिंपैथाइजर्स किस तरीके से रखते हैं उसके हिसाब से या तो आकृष्ट होंगे या तो उससे दूर जाएंगे। साथ ही में अब इसमें हुआ ये कि फिर जैसे पी चिदम्बरम हमारे गृह मंत्री थे कुछ साल पहले, तो उन्होंने उस वक्त एक नया इनिशिएटिव लॉन्च किया था जिसको बोला जाता है काउंटर प्रोपेगेंडा। माओवादी ने प्रोपेगेंडा किया तो गवर्नमेंट ने काउंटर प्रोपेगेंडा इनिशिएटिव शुरू किया। उसके तहत उन्होंने मीडिया में, अखबारों में, टेलीविजन चैनलों पे, रेडियो पे, अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे माओवादियों की विचारधारा कैसी हिंसक है और उसका साथ लोगों ने क्यों नहीं देना चाहिए, आदिवासी तबकों तक के वहां की भाषाओं में जाने की भी उन्होंने रेडियो के माध्यम से कोशिश की। तो काउंटर प्रोपेगेंडा इनिशिएटिव भी लॉन्च किया। अब प्रोपेगेंडा और काउंटर प्रोपेगेंडा ये दोनों के बीच में अभी कोई है तो वो है मीडिया। अब उसमें मीडिया का कवरेज कैसा रहा, इसकी खास आंकड़ेवारी कुछ उपलब्ध नहीं है, इसका कुछ खास डेटा उपलब्ध नहीं है। मगर एक डेटा
नक्सल टेरर वॉच नाम का ब्लॉग स्पॉट है, उस पे कुछ समय पहले आया था। वो थोड़ा सा पुराना डेटा है, मगर उस पे से एक अपने को हमको हिंट मिल सकती है। वो डेटा ऐसे बताता है कि 2004 में जब सीपीआई माओवादी बनी, तो उसके थोड़ा सा पहले से और सीपीआई माओवादी बनने के बाद तक के, तो न्यूज माओवादी एक्टिविटीज के बारे में जो थी, उनकी संख्या थी 43। मगर 2007 में ये नंबर कितना बढ़ गया, 2287। तो आप इस पर से अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना उछाल आया। माओवादी या नक्सलवादी या उसका मीडिया में जो कवरेज था, उसका कवरेज यानी मैं ये नहीं बोलूंगा कि उनके इंटरव्यूज या सिर्फ ऐसा, तो अलग अलग तरीके का कवरेज, कभी घटनाओं का कवरेज है, कभी उसके बारे में ओपिनियन है, कभी किसी ने लेख लिखा है, कभी कुछ है, कभी कुछ है, तो अलग अलग रिपोर्ट्स, कुछ एनालिटिकल रिपोर्ट्स भी है। तो उसके बाद से अभी तक के वो कवरेज सतत बढ़ते आ रहा है। अब कवरेज बढ़ने के साथ साथ ही, जैसे गवर्नमेंट का मैंने बताया कि उन्होंने काउंटर प्रोपेगेंडा इनिशिएटिव लॉन्च किया, तो माओवादियों ने भी एक प्रोपेगेंडा इनिशिएटिव के तहत क्या किया, तो उन्होंने बड़े बड़े नाम जो थे उनको माओवादियों की लीडरशिप तक एक्सेस दिया, या माओवादियों की जो रूटीन है उसमें उनको एक्सेस दिया कि अपने साथ कुछ दिन तक की घुमाया। जैसे उसमें अगर हम नाम ले तो बड़ी लेखिका है अरुंधति रॉय। अरुंधति रॉय का एक आर्टिकल काफी पॉपुलर हुआ था, उस पर से कुछ कंट्रोवर्सी भी हुई थी, मगर उन्होंने अरुंधति रॉय का नाम क्यों चुना? तो ये भी है कि वो माओवादी या उनके समर्थक भी जो है, किसी न किसी बड़े नाम को अपने साथ में लेकर के, उनको एक्सेस दे करके, उनके थ्रू अपनी बात लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि अरुंधति रॉय उनकी सपोर्टर है या नहीं है, मगर उनको एक्सेस दिया गया। वैसे ही अलग अलग अखबारों के प्रतिनिधियों को, टेलीविजन चैनलों को बार बार एक्सेस दिया गया। तो ये माओवादी ने एक्सेस क्यों दिया? क्योंकि हमेशा उनकी हिंसा की खबरें आती थी, तो उनको लगता था कि हम और क्या क्या करते हैं, हमारी वैचारिक जो सोच है वो भी लोगों तक पहुंचनी चाहिए, इसलिए उन्होंने एक्सेस दिया। तो ये एक्सेस देने वाला प्रकार भी धीरे धीरे शुरू हुआ। अब इसमें हम आगे जाते हैं मीडिया के इसमें। अब मीडिया की बड़ी अड़चन हो जाती है मीडिया में। अभी यानी मैं पत्रकारों की बात करूंगा कि मीडिया का इस्तेमाल और ये सब कैसे होता है, तो देख लिया हमने। बट पत्रकारों की अड़चन क्या होती है कि अगर पत्रकार कभी माओवादियों के खिलाफ लिखता है, तो माओवादी या उनके सिंपथाइजर्स में ऐसा हो जाता है कि ये पत्रकार तो गवर्नमेंट ही, मगर वो ये नहीं सोचते कि ये हिंसा का विरोध कर रहे हैं, हिंसा के खिलाफ लिख रहे हैं, क्योंकि हिंसा किसी भी लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है। मगर दूसरी बात ये होती है कि कभी कभार कुछ कुछ ये घटनाएं भी आगे आई है कि पुलिस की तरफ से भी ज्यादतियां हुई है। अब ये जो ज्यादतियां हुई है वो हाईलाइट करने पर पुलिस या सिक्योरिटी एजेंसीज की तरफ से पत्रकारों को इस तरह से देखा जाता है कि मानो ये माओवादियों के समर्थक हैं, इसलिए हम पर टीका कर रहे हैं। यानी दोनों केस में अगर पत्रकार कोई भी एक साइड पर टीका करता है, तो वो साइड सोचती है कि ये दूसरी साइड का है। अब ये तो सरासर गलत है, ऐसा मेरा मानना है। एक पत्रकार के तौर पर मैं ये पक्के से कह सकता हूँ, ये सरासर गलत है। और अगर दोनों साइड दावा करती है कि हम डेमोक्रेसी को मानते हैं, तो हमने इस बात पर विचार करना चाहिए ना कि डेमोक्रेसी में सिर्फ मेरा ही विचार हो, यही सब लोगों ने लिखना चाहिए, ऐसे क्यों? हाँ, ये लिखते वक्त अगर कोई लाइन क्रॉस करता है, या भाषा की सभ्यता को छोड़ता है, या फैक्ट से परे होकर के लिखता है, या जो जिन संगठनों पर बैन है, या जिन संगठनों को आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त माना जाता है, उनके प्रति सद्भाव निर्माण हो, ऐसा जानबूझ करके लिखते हैं, तो वो कायदे के अनुसार या नियमों के अनुसार जो भी सही हो वो होना चाहिए। मगर दोनों साइड ने इंडिविजुअल लेवल पे जाके ये तो उस साइड का है, इनका ब्रांडिंग करना ये गलत है, ऐसा मुझे लगता है। अब पत्रकार, होता ये है ना कि पत्रकार कई बार ऐसे एरिया में भी काम करते हैं कि जहाँ पर नक्सली या माओवादी एक्टिव है, या कई बार वो क्रॉस फायर में भी पकड़े जाते हैं, क्रॉस फायर में मिल जाते हैं। तो कुछ घटनाएं हुई है जिसमें पत्रकारों की मौत भी हुई है। अगर हाल फिलहाल की हम घटना देखें तो 2018 में एक घटना हुई थी। दूरदर्शन का एक कैमरामैन थे अच्युतानंद साहू, वो एक मुठभेड़ में मारे गए थे। उनके साथी ने जो उनका वीडियो शूट किया था, गोली लगी थी, करा रहे थे, उन्होंने अपनी माँ के बारे में कुछ कहा वगैरह, तो ये बाद में वीडियो काफी वायरल भी हुआ था, कई सारे चैनलों पर भी आया था। तो माओवादियों ने बाद में एक स्टेटमेंट निकाला था, और जिस अटैक में ये अच्युतानंद साहू मारे गए थे,
तो उस स्टेटमेंट को साइन किया था साईनाथ ने, जो कि बताया जाता था कि सेक्रेटरी है दरबार डिवीजन कमेटी का, सीपीआई माओवादियों का, छत्तीसगढ़ में दरबार डिवीजन कमेटी का सेक्रेटरी। ये साईनाथ ने उस अटैक की जिम्मेदारी तो सीपीआई माओवादी की तरफ से ली थी, लेकिन साथ में उसने ये वार्निंग दी थी मीडिया को कि जर्नलिस्ट जो है, वो पत्रकार जो है, उन्होंने पुलिस या सिक्योरिटी एजेंसी के साथ ट्रैवल नहीं करना चाहिए। अब ये धमकी देने का क्या कारण था? और उसमें वो कैमरामैन मारा गया, तो उसमें कोई हो, अगर आप जिसका कनेक्शन देख, तो में नाम आया है कि पत्रकारों को अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन में पकड़ा भी जाता है, यानी पत्रकार जो है वॉर करस्पॉन्डेंट के तौर पे या कॉन्फ्लिक्ट एरिया में सिक्योरिटी एजेंसीज के साथ हो या इंडिपेंडेंटली हो, कहीं भी हो, और अगर क्रॉसफायर में भी पकड़े जाते हैं या मारे जाते हैं या पकड़े जाते हैं या इंज्योर होते हैं, कुछ भी हो, तो अगर वो पकड़े भी जाते हैं तो उनको प्रिजनर ऑफ वॉर करके ट्रीट किया जाए। उनको मारने की कोई पत्रकार थे साई रेड्डी करके 2013 में, उनको भी छत्तीसगढ़ में मार डाला, और वो हिंदी एक अखबार था देशबंधु, उसके साथ थे। उनको पुलिस इन्फॉर्मर करके मार दिया। अब देखिए, अगर कोई सिक्योरिटी एजेंसीज का पत्रकार, तो जो है वो सिक्योरिटी एजेंसीज की भी साइड लेगा, प्रशासन की भी साइड लेगा, समाज सेवकों की साइड लेगा, हर एक की साइड लेगा, जो जो उसको एक्सेस मुहैया कराता है उसकी बाजू, उसका वर्षन लेकर के, साइड यानी वर्षन लेकर के उसका जो भी कहना है वो अपनी खबर में रखेगा। मगर उसको पुलिस इन्फॉर्मर करके ब्रांडिंग करना, ये कहाँ तक उचित है? और ब्रांड करके मार भी दिया। उसके अलावा और एक था, जितेंद्र सिंह करके एक पत्रकार थे झारखंड में, जो मारे गए। वो बताया जाता था कि प्रभात खबर नाम के अखबार के साथ में काम करते थे, उनको भी माओवादी ने मार दिया। ये सब खबरें आपको इंटरनेट पे मिल जाएगी कि ये हुआ है, ऐसी घटनाएं हुई है, और अलग अलग जगहों पे सिक्योरिटी फोर्सेस के तरफ से कुछ लोगों को अरेस्ट भी किया गया। ये भी बात है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि पत्रकार अगर दोनों साइड, दोनों पक्ष रखना चाहे और इंडिपेंडेंटली कुछ अगर एनालिटिकल पीस लिख करके किसी साइड पर टिका भी करना चाहता है, तो उस टिका में अगर उसने अपनी लाइन क्रॉस करी है तो आप नियम कानून के अनुसार उस पर कार्रवाई करिए। लेकिन अगर वो सिर्फ टिका की है, इस वजह से उसका ब्रांडिंग करके वो दूसरी साइड का हो गया करके, कोई भी साइड ने भी पक्ष ने उसके खिलाफ इस तरह की हिंसक कार्रवाई करना, ये सरासर गलत है। अब हम और एक चीज की तरफ आते हैं और फिर मैं अपना वक्तव्य समाप्त करूंगा कि अब तक हमने देखा कि माओवाद, उनका इतिहास, फिर कैसे वो नक्सली, फिर मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट से माओइस्ट बने, और उसके बाद क्या क्या हुआ, कैसे वो खतरा बने देश के लिए, प्रधानमंत्री ने खुद कहा, फिर कानू सान्याल ने क्या कहा, और वगैरह वगैरह, ये सब, और मीडिया तक भी आ गए। तो इस भूमकाल संगठन के इस प्रोग्राम के थ्रू मेरी बस इतनी ही अपील है कि चाहे वो माओवादी हो, उनके सिंपथाइजर्स हो, या गवर्नमेंट एजेंसीज हो, इन सब ने सिर्फ एक ही चीज को ध्यान में रखना चाहिए कि मीडिया ये एक सशक्त माध्यम है। और मैं मीडिया का मतलब सोशल मीडिया या अनरेगुलेटेड मीडिया की बात नहीं कर रहा हूँ। जो प्रॉपरली रेगुलेटेड मीडिया है, जिसको एक नियमों का फ्रेमवर्क है, उसके तहत उनको काम करना है, एक कोड ऑफ एथिक्स उनके डिफाइंड है, उसमें जिनको काम करना है, उनकी तरफ से अगर टीका टिप्पणी भी होती है तो वो लोकतंत्र में जायज मान लेना चाहिए कि टीका टिप्पणी होने वाली है। माओवादी जो करते हैं वो गलत ही है, हिंसा कभी भी गलत है, हिंसा किसी भी साइड की हो वो गलत है। मगर माओवादी जब पत्रकारों को मारते हैं, तब जो भी लोग बाकी वक्त आगे आकर आते हैं ह्यूमन राइट्स और ये सब की बात लेकर के, तब पत्रकारों की जब माओवादी हत्या करते हैं, पत्रकारों की छोड़ दीजिए, आदिवासियों की हत्या करते हैं, कोई अनुसूचित जाति जमाती के लोगों की, कार्यकर्ताओं की हत्या करते हैं, तो तब ये लोग कभी आगे नहीं आते हैं। तो उन्होंने भी ऐसे वक्त आगे आना चाहिए। और मीडिया के थ्रू अपना अपना पक्ष रखने का सबको अधिकार है, मगर मीडिया का कृपया ब्रांडिंग ना करे। ये इसने हम पर टीका की तो ये दूसरी साइड का हो गया, ये ना करते हुए लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए, मीडिया को भी मजबूत बनाने के लिए इन सब ने सपोर्ट करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन साथ ही मैं फिर एक बार ये बताना चाहता हूँ कि अगर कोई पत्रकार या मीडिया मैन लाइन क्रॉस करता है, नियम कानून के तहत जरूर कार्रवाई हो, उसमें कोई दो राय नहीं। मगर सिर्फ और सिर्फ टीका है,
इस वजह से वो विरोधी है, ऐसा मानना भी गलत है। मैं फिर एक बार भूमकाल संगठन के भोते जी, सोनी जी और सभी लोगों का धन्यवाद अदा करता हूँ और आशा करता हूँ कि मेरे वक्तव्य में से आपको कुछ चीज़ें जो आपका कॉन्टेक्स्ट क्लियर करने के लिए फिर एक बार मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ।